आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश, ओले भी गिरे। पीएम मोदी बोले, दुनिया को हैरान कर देंगे हमारे स्वदेशी हथियार। राजा भैया ने सुनाई मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से जुड़ा किस्सा। आनंद सुब्रमण्यम ही है हिमालय के योगी, जांच से मिले संकेत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले में पूरी की सुनवाई, फैसला रखा सुरक्षित। यूक्रेन की राजधानी के नजदीक भीषण गोलीबारी, रूस के 60 जवानों को मार गिराने का दावा। नाटो देशों पर न हमला कर दे रूस, अमेरिका ने अलर्ट रखे 100 फाइटर जेट। संजय लीला भंसाली की मजबूत फिल्मोग्राफी में ये है कमजोर कड़ी। सिनेमा की दुनिया का नकली थ्रिल है यहाँ, माधुरी दीक्षित के फैंस को होगी निराशा। प्रो कबड्डी लीग खिताब जीतने वाली टीमों की लिस्ट, पटना पायरेट्स ने अब तक जीते 3 खिताब। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात तेज बारिश देखने को मिली। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। माना जा रहा है कि बारिश और ओले गिरने से तापमान में एक बार फिर गिरावट आ सकती है। इससे पहले शुक्रवार शाम को भी दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि बरवाला, हांसी, महम, नींद, चरखी दादरी, झज्जर, फारूखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहाना, रेवाड़ी, बावल जैसे क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बारिश की प्रेडिक्शन हुई थी। अब भी क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़ और कोसली के लिए कहा गया था कि वहां पर तेज बारिश और ओले पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने ट्वीट कर ये सारी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत के विरोधियों पर आश्चर्य का लाभ उठाने के लिए मिलिट्री हार्डवेयर कस्टमाइजेशन और यूनिक होना बहुत जरूरी है और यह लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब हथियार और प्रणालियां भारत में ही विकसित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित वेबिनार में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कॉल टू एक्शन विषय पर अपने विचार रखने के लिए उपरोक्त ये बातें कही। उन्होंने कहा कि यदि 10 देशों के पास एक ही प्रकार के रक्षा उपकरण है तो उस आपके सशस्त्र बलों में कोई विशिष्टता नहीं हो सकती। विरोधियों के खिलाफ अद्वितीयता और आश्चर्य तत्व के लिए हमारे अपने देश में सैन्य उपकरणों का विकास होना है। इस वेबिनार का आयोजन हालिया रक्षा बजट की पृष्ठभूमि में रखा गया था, जो रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक व जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी चुनावी सभाओं के दौरान गुलशन यादव राजा भैया पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। वहीं राजा भैया भी उन पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं है। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करते हुए राजा भैया ने एक इंटरव्यू के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का एक हिस्सा साझा किया। दरअसल राजा भैया से 2019 में यूपी में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर एक सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश से पहले ही कह दिया था कि मुझे मायावती को हराना है। एनएससी स्कैम में शामिल कथित हिमालय के योगी से पर्दा उतर रहा है। सीबीआई की शुरुआती जांच से संकेत मिला है कि एनएससी का पूर्व ग्रुप ऑपरेटर ऑफिसर सुब्रमण्यम ही वह रहस्यमयी योगी है जिसका जिक्र सीबी की जांच में बार बार हुआ है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने गुरुवार की रात सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया है। सुब्रमण्यम एनएससी के पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा कृष्ण रामकृष्ण का एडवाइजर भी था। चेन्नई कोर्ट ने ट्रांजिट डिमांड हासिल करने के बाद सुब्रमण्यम को शुक्रवार दोपहर दिल्ली लाया है। सीबीआई की इस मामले की जांच से कई रहस्यों से पर्दा उठने की उम्मीद है। सुब्रमण्यम इस स्कैम से जुड़ा पहला व्यक्ति है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम खाजी की 3
न्यायाधीशों की पीठ शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि सुनवाई समाप्त हो गई है, फैसला सुरक्षित रखा है। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित दलीलें देने को कहा है। यह एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता यूसुफ मुचला ने अपनी दलील में कहा है कि याचिकाकर्ताओं को सिर को कपड़े के टुकड़े से ढकने की अनुमति दी जानी चाहिए। यूक्रेन पर रूस हमले के बाद वहां तबाही का मंजर पसरा हुआ है, भारी गोलाबारी जारी है। इसी बीच यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि उसने रूस की मिलिट्री प्लेन मार गिराया है। हालांकि जंगी जहाज ध्वस्त करने को लेकर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ ही यूक्रेन का दावा है कि हमले के दूसरे दिन यानी 25 फरवरी को 60 रूसी सैनिकों को भी मार गिराया है। यूक्रेन ने अब रूसी मिलिट्री प्लेन मार गिराने के बाद दूसरा दावा किया है कि यूक्रेन की सेना की ओर से कहा गया है कि हमले के दूसरे दिन यानी 25 फरवरी को कीव में 60 रूसी सैनिक मार गिराया गया है। वहीं कीव से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण के वासिल कीव में रूसी सैनिक घुस गए थे। यूक्रेन ने इस सैनिकों को तोड़फोड़ करने वाले तत्वों की संज्ञा दी है। साथ ही कहा कि वासिल कीव में रूसी सैनिक ने भिड़ंत हुई। यूक्रेन का दावा है कि 37,000 लोगों के शहर वासिल कीव में रूसी पैराट्रूपर्स ने हमला किया। इसमें यूक्रेन की सेना ने उन्हें करारा जवाब दिया है। रूस की सेना के यूक्रेन पर भीषण हमले के से यूरोप के नाटो देश में खौफ का माहौल है। अमेरिका समेत नाटो देश ने यूक्रेन को दगा देते हुए ऐलान किया है कि वे अपनी सेना को यूक्रेन नहीं भेजेंगे। नाटो को उम्मीद है कि यूक्रेन की सेना जंग लड़ेगी और खुद ही विजयी बनकर उभरेगी। इस बीच रूसी सेना यूक्रेन के बाद नाटो देश पर हमला न कर दे, इसको देखते हुए संगठन ने अपने 100 फाइटर जेट को रूस की सीमा के पास के देशों में अलर्ट कर दिया है। यूक्रेन से पोलैंड की सीमा लगती है जो नाटो का सदस्य है। अमेरिका ने पोलैंड में करीब 10,000 जवानों और युद्धक हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। अमेरिकी सेना पोलैंड के साथ मिलकर यूक्रेन की सीमा के पास अभ्यास कर रही है। गंगूबाई जगजीवन दास काठियावाड़ी जब किसी फिल्म मेकर को लगे कि वह इतिहास को नए सिरे से लिख रहा है, तब वह संजय लीला भंसाली की तरह गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्म बनाता है, जबकि उसका काम यह नहीं है। फिल्म में भंसाली 1950 के दशक और गंगूबाई की कहानी को मिक्स करके कुछ ऐसा रचते हैं जिसका हमारे इतिहास के व्यापक दायरों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कोई ऐसी घटना भी नहीं है जिसमें समय के पहिए को गति दी हो और नया मोड़ पैदा किया हो। गंगूबाई काठियावाड़ी भले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलकर वैश्यावृत्ति को कानूनी जामा पहनाने की वकालत करती है, लेकिन भंसाली अपनी फिल्म के माध्यम से यह बात कहने का साहस नहीं रख पाते हैं। वह सिर्फ गंगूबाई की छोटी सी कहानी के कंधे पर अपनी सिनेमाई भव्यता का प्रदर्शन करते हैं, मगर यह उनकी पिछली फिल्मों से कमतर है। डॉक्टर बशीर बद का प्रसिद्ध शेर है, शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकता है। करण जौहर कैंप से आई वेब सीरीज द फेम गेम इसी शोहरत के तमाशे की कहानी है। ऐसी शोहरत जो क्षण भंगुर है, उसे बनाए रखने के लिए कैसे कैसे खेल रचे जाते हैं वह आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ बात है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। द फेम गेम का नाम पहले फाइंडिंग अनामिका था, लेकिन मेकर्स को लगा कि इससे दर्शकों के सामने कहानी के सिरे खुल जाते हैं। यह सीरीज घोषणा के साथ ही इसलिए चर्चा में थी कि इससे माधुरी दीक्षित मनोरंजन के नए प्लेटफॉर्म OTT पर पहला कदम रखने जा रही हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन के 8वें फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने पटना पायरेट्स को 37-36 से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही दिल्ली प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीतने वाली 8वीं टीम बन गई। इससे पहले पटना पायरेट्स ने 3 बार खिताब जीता है, तो जयपुर पिंक पैंथर्स उद्घाटन सीजन का चैंपियन है। दूसरे सीजन में यू मुंबा ने खिताब जीता। इसके बाद लगातार 3 खिताब जीतकर पटना ने नया कीर्तिमान रच दिया। सीजन 6 में बेंगलुरु बुल्स चैंपियन बनी, तो सीजन 7 में दबंग दिल्ली को बंगाल वॉरियर्स ने हराकर खिताब जीता था।